हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरिबिना में स्वागत है। दोस्तों, पेपर 2 में जो लैंग्वेज है वो हिंदी का आज हम देखेंगे। दोस्तों, हिंदी में हम लोगों ने बहुत सारा देख चुके हैं और बहुत सारा देखने वाले हैं। तो ये सारा सिलेबस है। तो इस सिलेबस के अनुसार जो है हम काव्य विधि में निर्धारित कवि और उपन्यास तो सारा हो चुका है। 3 उपन्यास पढ़ना है जिसमें गोदान है, मैलांचल है और राग दरबारी है। दोस्तों, ये उपन्यास जो है मैं बहुत ही अच्छा से कहानी के तौर पर समझाकर ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन जो भी बनता है उसको हम लोग देख चुके हैं। और निर्धारित कवि में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर तक के हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव जो सारा बनता है वो देख चुके हैं। दोस्तों, अगर आप इतना सारा चीज़ नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इतना देखने के बाद जो आज का वीडियो आप लोग देखिएगा तो ज़रूर बेनिफिट होगा। दोस्तों, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला रहेगा, आप वहां जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम अज्ञेय, नागार्जुन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और धूमिल से जो भी क्वेश्चन बनता है आज देखेंगे। दोस्तों, आप अगर सीरीज फॉलो कर लेते हैं तो आपका यहाँ से कंप्लीट तैयारी हो जाएगा हिंदी पेपर का। और मेंस पेपर 2 का है तो आप 100 नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और ये जो है मेरी लिस्ट में ऐड होगा, तो ज़रूरी है कि आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनका पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञेय था। इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में कुशीनगर जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, इनकी जो शिक्षा हुई है, पंजाब से मैट्रिक उत्तीर्ण हुए, मद्रास से इंटर किए और फिर लाहौर से बीएससी और एमए किए अंग्रेजी में और परीक्षा उत्तीर्ण हुए। दोस्तों, इनका कृतियाँ जो है जैसे काव्य संग्रह में भग्नदूत, चिंता, घास पर क्षण भर, वावरा अहेरी, आंगन के द्वार, कितनी नावों में कितनी बारा, ये सब इनका कृतियाँ है। कहानी संग्रह में जो है इनका विव थागा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी, ये सब कहानी संग्रह है। दोस्तों, इनकी जो उपलब्धियां है, अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रीथ पुरस्कार सहित साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी मृत्यु जो है 1987 ईस्वी में हो जाता है। दोस्तों, अब चलिए हम इनसे जो भी क्वेश्चन बनता है आज हम लोग उसको देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म जो है कब हुआ? तो इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञेय जी का जन्म जो है कुशीनगर में हुआ था, कस्या गांव में, कुशीनगर के कस्या गांव में। ये देवरिया जिला अंतर्गत आता है। अगला है, अज्ञेय जी का जन्म किस साहसिक आलय में हुआ था? तो किस साहसिक आलय में हुआ था? तो शिविर में हुआ था। अगला है, अज्ञेय जी वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू किया? तो ये जो है गोत्र वंशानुसार लिखना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय जी अपने नाम के साथ उपनाम अज्ञेय को किसने धारण करवाया? तो ये स्वयं धारण किए थे। अगला है, अज्ञेय जी के इस उपनाम को किसने साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध करवाया? तो किसने प्रसिद्ध करवाया? ये ज्ञानेंद्र जी ने प्रसिद्ध करवाया। अगला है, ज्ञानेंद्र जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो ज्ञानेंद्र जी जो है ये जागरण पत्रिका के संपादक थे। किसका? जागरण पत्रिका का। अगला है, अज्ञेय जी ज्ञानेंद्र जी के संपादन काल में कौन सी विधा की रचना करते थे? तो कौन सी विधा की रचना करते थे? तो ये कहानियाँ की रचना करते थे। अगला है, अज्ञेय जी कहानियों की रचना उस समय कहाँ से करते रहे थे? तो कहाँ से करते रहे? ये दिल्ली के जेल से करते रहे। कहाँ से? दिल्ली के जेल से। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र जी अज्ञेय उपनाम किस आधार पर दिए थे? तो किस आधार पर दिए?
तो ये कहानीकार का नाम न लिखने के आधार पर दिए थे। अगला है अज्ञेय जी किस कारण बंदी बनाए गए। तो अज्ञेय जी जो है ये क्रांतिकारी कार्यक्रमों में जो है सक्रिय रहने के कारण जो है इनको बंदी बनाया गया। अगला है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय किस कारण हो गए थे। तो किस कारण हो गए, तो ये अपनी कहानियाँ जो है जागरण में प्रकाशनार्थ भेजने, उसमें लेखक नाम न होने के कारण ये इनका जो है अज्ञेय हो गए। अगला है अज्ञेय जी पत्रकारिता का अनुभव कहाँ रहकर प्राप्त किए। तो पत्रकारिता का अनुभव जो है आगरा, पटना और कलकत्ता में रहकर प्राप्त किए। अगला है अज्ञेय जी के संपादक मंडल में कौन कौन पत्रिका प्रकाशित हुई। तो कौन कौन पत्रिका, तो सैनिक, बिजली, विशाल भारत। कौन कौन पत्रिका है, सैनिक, बिजली, विशाल भारत। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय जी कब आकाशवाणी में कार्यरत रहे। तो कब आकाशवाणी में कार्यरत रहे, ये 1940 से लेकर 42 ईस्वी तक आकाशवाणी में कार्यरत रहे। अज्ञेय जी सैनिक जीवन कब व्यतीत किए। तो सैनिक जीवन जो है ये 1942 से 46 में व्यतीत किए थे। अज्ञेय जी प्रतीक के संपादक कब थे। तो प्रतीक के संपादक जो है ये 1947 ईस्वी में थे। अगला है अज्ञेय जी दिल्ली से निकलने वाली किस अंग्रेजी पत्र के साहित्यिक भाग के संपादक थे। तो साहित्यिक भाग के कौन थाट, जो अंग्रेजी पत्र के साहित्यिक भाग के संपादक थे। अज्ञेय जी कब यूनेस्को की यात्रा पर गए थे। तो यूनेस्को की यात्रा पर जो है 1955 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री थे उस समय गए थे। अज्ञेय जी दिनमान साप्ताहिक के संपादक किस यात्रा के लौटने के बाद बने। तो किस यात्रा के लौटने के बाद बने, तो ये यूरोप के यात्रा के बाद लौटने के बाद बने। अगला क्वेश्चन है अमेरिका जाने के बाद अज्ञेय जी किस विश्वविद्यालय के भाषा शास्त्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो ये जोधपुर विश्वविद्यालय के नियुक्त किए गए थे भाषा शास्त्र के अध्यक्ष। अज्ञेय जी किस अकादमी के संचालक भी रहे। तो अज्ञेय जी जो है राजस्थान अकादमी के संचालक भी रहे थे। अगला है अज्ञेय जी को साहित्य के प्रति अनुराग कब से रहा। तो साहित्य के प्रति अनुराग जो है बचपन से ही रहा है। अगला है अज्ञेय जी साहित्य के अतिरिक्त और कौन विधाओं में लीन रहते थे। तो कौन विधाओं में लीन रहते थे, तो चित्रकला, फोटोग्राफी, बागवानी, मूर्ति शिल्प, ये सब में लीन रहते थे। अगला है अज्ञेय जी पर किन किन साहित्यकारों से प्रभावित रहे। तो ये किन किन साहित्यकारों से प्रभावित रहे, तो ये टैगोर, गुप्त, प्रेमचंद्र और ज्ञानेंद्र जी से प्रभावित रहे। अगला है अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। तो इनको ज्ञानपीठ के पुरस्कार जो है मरणोपरांत मिला था। अगला है अज्ञेय जी को आनंद किन कार्यों में मिलता था। तो आनंद जो है इनको पर्वतारोहण, देश भ्रमण में मिलता था। अगला है अज्ञेय जी किस अंतर्मुखी प्रवृत्तियों से मुक्त हुए। तो किस अंतर प्रवृत्ति से मुक्त हुए, छायावाद और साम्यवाद से। अगला है अज्ञेय जी ने कविता, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, आलोचना, हिंदी साहित्य, नाटक एवं यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त किस साहित्यिक रूप का समीक्षात्मक दर्शन कराते हैं। तो ये तार सप्तक भाग 1, भाग 2 और भाग 3। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगशील कवियों को प्रयोगवादी कहा, जिसका घोर विरोध किसने किया था। तो घोर विद्रोह जो अज्ञेय जी ने किए थे। अगला है अज्ञेय जी के संपादन में किस नाम से कविता संग्रह निकला। तो किस नाम से कविता संग्रह, तो तार सप्तक के नाम से जो है कविता संग्रह निकाला गया। अज्ञेय जी के द्वारा जो तार सप्तक नामक कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। तो कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है हिंदी काव्य साहित्य में 1945 से 55 तक के समय में जो कविता लिखी गई उसे कौन सी कविता कहेंगे। तो कौन सी कविता कहेंगे, ये प्रयोगवादी कविता कहते हैं। अगला है नई कविता के प्रवर्तक कौन है। तो नई कविता के प्रवर्तक जो है निराला जी है। अगला है महाभारत क्या है। तो महाभारत महाकाव्य है। अब हम लोग जो है नागार्जुन के बारे में कुछ देखेंगे। नागार्जुन जी का जन्म जो है 30 जून 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के
सतलखा गांव में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम जो था वैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था इनका? वैद्यनाथ मिश्र। और इनके पिता का नाम जो है गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। इनका मूल नाम याद रखेगा, श्री वैद्यनाथ मिश्र। उपनाम नागार्जुन था और जन्म जो है 30 जून 1911 ईस्वी को हुआ था और इनकी 87 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। सतगांव बिहार में हुआ था गोकुल मिश्र। ये पत्नी का ज्ञात नहीं है। उपन्यासकार और कवि दोनों थे। अवार्ड जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। तो दोस्तों अब हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम ये वैद्यनाथ मिश्रा था। अगला है नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म जो है बिहार दरभंगा के तरौनी में हुआ था। कहाँ? तरौनी में। अगला है नागार्जुन का जन्म कब हुआ? तो नागार्जुन का जन्म जो है ये 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला है नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो मैथिली भाषा में किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो यात्री के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी कविता में किस कवि के लिए बाबा संबोधन किया जाता है? तो बाबा संबोधन जो है नागार्जुन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन ने प्रस्तुत कविता में किस प्राकृतिक के शासक पर चोट की है? तो किस प्राकृतिक शासक पर चोट की है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। भ्रष्टाचारी अत्याचारी ये नहीं है, शोषक अत्याचारी नहीं है, शोषक और भ्रष्टाचारी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है वर्तमान शासन वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, अर्थात कौन सी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है? तो कौन सी समस्या का समाधान? तो जनता के दुख दर्द और जनता की समस्या। अगला है नागार्जुन की दृष्टि में स्वदेशी शासक कहाँ तैरते हैं और कहाँ नहाते हैं? तो ये घी में तैरते हैं और अमृत में नहाते हैं। नागार्जुन की दृष्टि में आज का शासक गांधी का नाम बेचकर हासिल करता है, तो वोट हासिल करता है। नागार्जुन ने प्रस्तुत पद्यांश में देश की किस स्थिति का चित्रण किया है? तो देश का किस स्थिति का? त्रासदी का। किस कवि का व्यंग आग्र बढ़कर आक्रोश कर सीमा तक जाता है? तो सीमा तक जाता है ये नागार्जुन। अगला है गरीब शोषित पीड़ित आम भारतीय जनता है जो कि आम की गुठलियों को चूर कर भट्टी की सौंधी मिट्टी में सान सून कर खा ले रही है। यह सब चित्रण किनका है? तो यह सब चित्रण जो है किनका है? तो ये नागार्जुन जी का है। नागार्जुन की दृष्टि में यमदूत जनता के लिए किसके समान है? तो यमदूत जनता के लिए जो है बंधु के समान है। नागार्जुन की कौन सी रचना प्रगतिशील काव्य रचना महत्वपूर्ण है स्थान रखती है? तो कौन सी है? ये स्वदेशी शासक। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन के व्यंग की धार क्या है? तो अत्यंत ही तेज है। नागार्जुन किस धर्म में दीक्षित हुए थे? तो नागार्जुन जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। नागार्जुन की पहली हिंदी कविता का शीर्षक क्या था? तो पहली हिंदी कविता का शीर्षक जो है राम के प्रति। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन को 1968 ईस्वी में इनकी किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है पत्रहीन नग्न गाछ के लिए दिया गया है। अगला है नागार्जुन द्वारा रचित खंड काव्य का नाम लिखिए। तो खंड काव्य का नाम जो है मसामांकुर है। अगला है एक युग निराला समीक्षात्मक कृति के रचनाकार कौन है? तो इनका रचनाकार जो है नागार्जुन है। अगला है नागार्जुन द्वारा मैथिली भाषा में रचित उपन्यास का नाम बताइए। तो क्या नाम है? तो ये पारो है। दोस्तों अब हम लोग जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में देखेंगे। दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है 15 सितंबर 1927 से 1983 तक के इनका दिल्ली में रहा। हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे और सर्वेश्वर मानते
थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता है। अगला है सर्वेश्वर की यह अग्रगामी सोच उन्हें एक बाल पत्रिका के संपादक के नाते प्रतिष्ठित और सम्मानित करती है। ये सब है। अब हम लोग इनका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस काल के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुई थी? तो इनका जन्म जो है 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन सी पंजिका बग संपादन किया था? तो ये पराग। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपना लेखन कार्य कब प्रारंभ किया? तो अपना लेखन कार्य जो है ये 1951 में प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को पहला कविता संग्रह कौन सी है? तो पहला कविता संग्रह जो है काठ की घंटियाँ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, सुने चौखटे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी कौन सी विधा है? तो बकरी जो है कौन सी विधा है? तो ये नाटक है। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी रचना? खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा तार सप्तक के कवि है? तो ये तीसरा। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन सा अखबार में जुड़े हुए थे? तो कौन सा अखबार में जुड़े हुए थे? तो दिनमान अखबार में जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है? तो कौन सी नाटक है? तो ये लड़ाई, बकरी, गरीबी हटाओ, ये सभी हैं। अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो है ये 1983 में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरी हुई? तो इनकी शिक्षा दीक्षा जो है इलाहाबाद में पूरी हुई। अब जो है हम लोग लास्ट देखते हैं धूमिल के बारे में। दोस्तों ये 1936 से 75 तक था। इनका पूरा नाम जो था सुदामा पांडे धूमिल था, अन्य नाम धूमिल, और जन्म 9 नवंबर 1936 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और मृत्यु 1975 को, और मृत्यु स्थान जो है लखनऊ में था। इनका अभिभावक शिवनायक पांडे और रंजवती देवी थी, और पत्नी जो मूरत देवी। मुख्य रचना संसद से शरत तक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संसद से शरत तक, कल सुनना मुझे, धूमिल की कविताएं, किस्सा, जनतंत्र, मोचीराम यादें। भाषा हिंदी था, ये सब था। पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में 1917 में 17 मृत्यु के बाद मिला था। धूमिल का रहन सहन इतना साधारण था कि ब्रेन ट्यूमर के शिकार होकर जब वे अचानक मौत से हारे तो उनके परिजनों तक ने रेडियो पर उनके निधन की खबर सुनने के बाद ही जाना कि वे कितने बड़े कवि थे। चलिए दोस्त अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है कि धूमिल के किस पन का नाम सुदामा पांडे था? तो ये बचपन का नाम था। धूमिल का जन्म कब हुआ? तो धूमिल का जन्म जो है 1936 में हुआ। धूमिल का जन्म कहाँ हुआ? तो धूमिल का जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश के बनारस के समीप खेकली गांव में हुआ था। अगला है लोग कहते हैं कि बच्चे को अधिक प्यार देने पर बालक बिगड़ जाता है, पर कौन ऐसा कवि है जो अपने उत्तरदायित्व को विहन किया है? तो कौन है? धूमिल। अगला हाई स्कूल की परीक्षा पास हो जाने के साथ ही किसके जीवन में कठिनाइयाँ दस्तक देने लगी थी? तो ये धूमिल। अगला है धूमिल कब ITI किए थे? तो धूमिल जो है ये 1958 के किए थे। धूमिल किस विभाग में अनुदेशक के पद पर नियुक्त हुए थे? किस विभाग में अनुदेशक के पद पर? तो विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में। धूमिल की असमय मृत्यु किस बीमारी से हुई? तो किस बीमारी से हुई? तो ये ब्रेन ट्यूमर से हो गया। अगला है धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का क्या है? तो एक खास प्रकार का जो ये बचपन है। धूमिल का व्यंग धारदार और कविता असरदार कैसे बना? तो ये एक भदेसपन पर।
धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो कब सम्मानित किया गया? मरणोपरांत 1978 को। अगला है, धूमिल ने अपने कविता समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे कैसे व्यक्ति का तस्वीर पेश की है? तो कैसे व्यक्ति का तस्वीर पेश की है? तो ये जागरूक व्यक्ति का। धूमिल ने मोह भंग को किस ढंग से अभिव्यक्त किया है? तो ये प्रभावशाली ढंग से। संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में क्या रहता था? तो इनके मन में जो है अगाध करुणा रहता था। धूमिल को समकालीन परिवेश इस करुणा का क्या लगता है? तो इस करुणा का जो है शत्रु लगता है, दुश्मन लगता है। धूमिल की कविता किस कारण अलग से पहचानी जाती है? तो धूमिल की कविता जो है ये मुहावरेदार भाषा है, मुहावरेदार भाषा है। धूमिल की काव्य भाषा में एक ज़बरदस्त क्या है? तो एक ज़बरदस्त जो है गर्माहट है। अगला है, धूमिल की काव्य शिल्प में एक ज़बरदस्त क्या है? तो काव्य शिल्प में जो है एक गर्माहट है। अगला क्वेश्चन है, धूमिल की काव्य भाषा में एक ज़बरदस्त गर्माहट कहाँ से आती है? तो कहाँ से आती है? ये क्रोध से आती है। अगला है, धूमिल नागार्जुन की तरह कैसे कवि थे? तो धूमिल नागार्जुन की तरह जो है एक लोकधर्मी कवि थे। अगला है, धूमिल कलकत्ता पहुँचे तो सर्वप्रथम क्या काम किए? तो कलकत्ता पहुँचे तो सर्वप्रथम इन्होंने लोहा ढोने का काम किया। धूमिल को कलकत्ता में मेसर्स तलवार ब्रदर्स लिमिटेड के किस मित्र ने नौकरी लगवा दी थी? तो ये तारकानाथ। अगला है, धूमिल वहाँ किस पद पर काम करते थे? तो किस पद पे काम करते थे? तो ये पासिंग अफसर थे। अगला है, धूमिल की ख्याति कवि के रूप में बनारस में कब से मिलने लगी? तो कब से मिलने लगी? ये 1963 से। अगला क्वेश्चन है, धूमिल कठोर श्रम करने के बावजूद कलकत्ता की कंपनी से सेवा मुक्त किस कारण हुआ? तो सेवा मुक्त जो है स्वतंत्र प्रकृति के कारण हुआ। अगला है, धूमिल भीतर से कहीं बहुत अधिक किस प्रकार के कवि थे? तो किस प्रकार के कवि थे? तो ये क्रांतिकारी कवि थे। अगला है, धूमिल के किस ख्याति से बिजली विभाग के उच्च पदाधिकारियों ने उनका स्थानांतरण सहारनपुर करा दिया था कवि के रूप में। अगला है, धूमिल से उनके कर्मचारी संगठन क्यों क्रुद्ध रहते थे? तो क्यों क्रुद्ध रहते थे? तो कार्य संस्कृति का पर्दाफाश के लिए। तो दोस्तों इतना ही है। तो हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं, ये जो सिलेबस है काव्य विधि और उपन्यास को ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो है काव्य कुंज को देखेंगे और काव्य कुंज में जो निर्धारित कवि है विद्यापति, कबोर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण, इनके बारे में डिटेल्स और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उसको देखेंगे। तो ये 3 चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैनल पे सारा हिंदी देखेंगे। कुछ दिन में जो है हम 2-2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाएंगे ताकि ये जल्दी एग्ज़ाम से पहले ख़त्म हो जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आप कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए दोस्त, थैंक यू।